हमारे साथ तीन गेस्ट, तीन मेहमान बतौर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आपका इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूं। वीवी सिंह जी वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, कुलपति हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत आपका वीवी सिंह जी हमारे कार्यक्रम में। अतुल पोद्दार जी कार्यकारी सदस्य फॉरहेक्स के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और साथ ही यशस्वी शर्मा है, जीएसटी और कराधान एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। यशस्वी शर्मा जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, ओवरऑल किस तरह से आप बजट का आकलन करते हैं? कुछ देर पहले वित्त मंत्री ने बजट यहां पर पेश किया है, आपने भी इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। क्या कुछ देख सकते हैं ओवरऑल इस बजट को? देखिए अभिषेक जी, ये बजट जब चालू हुआ तो वित्त मंत्री महोदय ने ये कहा था कि इसको हम 25 साल आगे का बजट बना रहे हैं। ये 75 साल इंडियन इंडिपेंडेंस से 100 साल इंडिपेंडेंस का है बजट। तो उससे ये समझ में आ गया था कि इसमें कुछ खास टैक्स पेयर्स के लिए आएगा नहीं, जो एविडेंट भी रहा। कुछ अच्छे चेंजेस भी हैं और कुछ बड़े हार्श चेंजेस भी हैं। मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपना जो डेलिब्रेशन होगा उसमें डिस्कस करूंगा। एक, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द टैक्स प्रपोजल्स। इनकम टैक्स में काफी लोगों को उम्मीद थी कि एक राहत की खबर आएगी एज फार एज द टैक्स स्लैब्स आर कंसर्न, और साथ में कुछ बजट के एटीसी के जो प्रोविजंस हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, उसमें एनहांसमेंट कई दिनों से एक्सपेक्टेड था। दो साल 3 साल हो गए, लेकिन उसमें कोई चेंज ऐसा आया नहीं है। एक अच्छी चीज जो हुई है वो ये हुई है कि अगर आपने कोई रिटर्न फाइल करी है, उसमें कुछ गड़बड़ आपसे रह गई इनएडवर्टेंटली, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, जो इनएडवर्टेंट आपसे मिस्टेक्स रह गई हैं, उन मिस्टेक्स के लिए आपको 2 साल का टाइम दिया गया है कि आप 2 साल आगे तक उनको करेक्ट कर सकते हैं। डिसेबल्ड जो पर्सन्स हैं, उनसे रिलेटेड उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए लाइफ लॉन्ग 60 इयर्स तक की एक अच्छी डिडक्शन दिया गया है, जो अभी कन्फाइंड है वन टाइम या लमसम के लिए। तो ये एक अच्छा चेंज आया है। जहां तक एनपीएस की मैं बात करूं, पेंशन स्कीम की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को पैरिटी पे लाने के लिए अब कंट्रीब्यूशन जो है वो 14% तक उसको छूट दे दी गई है। दिस इज अ वेरी वेलकम मूव। एमएसएमईज के लिए ज्यादा मुझे इस बजट में कुछ नजर एज सच आया नहीं, एक्सेप्ट जो एक सीजीटी एमएसई स्कीम है उसमें कुछ उसका थ्रेशोल्ड को बढ़ाया गया है। स्टार्टअप्स की जहां तक बात करें तो स्टार्टअप्स में एक अच्छा कदम ये उठाया गया है कि उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा रही है जो स्टार्टअप्स को कंसीव कैसे करना है। और मेरे को जब तक फाइन प्रिंट्स आएंगे उससे पता लगेगा, बट आई फील कि ये एक कंसेप्चुअलाइजेशन भी होगा कि कैसे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जाए और कैसे उनको छूट दी जाए। जहां तक उनको छूट इनकम टैक्स की बात है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन का या ऑपरेशनलाइजेशन का पीरियड था उसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। 115BAB एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, उसमें कुछ छूट मिलती है कंपनीज को, उसका भी तारीख उन्होंने 1 साल आगे बढ़ा दी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके ऊपर काफी टाइम तक आज चर्चा की जाएगी वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अभी हम देख रहे थे कि 3-4 पहले इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक बड़ा आर्टिकल था कि क्रिप्टो करेंसीज, व्हाट इज द फेट एंड फ्यूचर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। तो सरकार ने ये समझा कि आने वाला टाइम है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसके लिए सरकार ने इसको एक तरीके से मान्यता देने की कोशिश करी है कि ये प्राइवेट क्रिप्टो नहीं होगा, इट विल बी गवर्न बाय द सेंट्रल फेडरल बैंक, जो इंडिया का आरबीआई है वो इसको इश्यू करेगा। और इसमें आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशन, बड़े भारी फ्लक्चुएशन इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। उस पर टैक्सेशन है वो बहुत हेफ्टी टैक्सेशन किया गया है। उसमें अगर आपको ट्रांसफर भी करना है, गिफ्टिंग पे भी कोई टैक्स नहीं है, बट अगर आप इसको गिफ्टिंग भी करते हैं तो होगा। प्लस 1% का टीडीएस का प्रोविजन किया गया है थ्रेशोल्ड के ऊपर। कई तरह के प्रोविजंस किए गए हैं। जी, आपसे हम वापस रूबरू होंगे यशस्वी जी। फिलहाल हम सीधा रुख करते हैं वीवी सिंह जी का। वीवी सिंह जी, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और कुलपति हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। वीवी सिंह जी, आपने भी बजट भाषण सुना, निर्मला सीतारमण जी का कुछ मुख्य बिंदु आपने भी उतारे होंगे।
मोटे तौर पर किस तरह से इस बजट को देख सकते हैं, क्योंकि विगत 2-3 साल से हम कोरोना काल से जूझ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब क्या कुछ लगता है कि ये जो बजट आया है आने वाले साल के लिए ये बेहतर साबित होगा इस तरह का बजट? नकुल जी, जहां तक बजट पर डिटेल डिस्कशन है उसके फाइन प्रिंट्स आने के बाद ही डिस्कशन डिटेल में हो पाएगा। बट जो ऊपरी बिंदु देखने से जो लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि 2 साल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बजट को एनालाइज करना है, और 2 साल में जो विशेष परिस्थितियां रही हैं उनके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये 4 चीजें हैं जो आम आदमी से लेकर ऊपर सबको परेशान किया है। तो सबसे पहले मुद्दा ये रहता है कि जो लोग बेरोजगार हैं, या ये कहिए कि रोजगार की अगर अवस्था में कमी है तो क्या सरकार करे। उसके लिए जो वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम पीएम गति शक्ति, जिसमें कहा कि 7 इंजन गवर्नमेंट काम करेगी, दैट इज कंप्लीटली डिवोटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडियन लेबर मार्केट को देखकर जो पर्टिकुलरली अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। और इसी के साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेकंड बिगेस्ट सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पीएम आवास योजना में फंड्स एलोकेट किए हैं। अब ये आता है कि अगर रियल एस्टेट उभर के आता है और कंस्ट्रक्शन मूव करता है तो ये तय है कि रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम बात करते हैं कि साहब टैक्स में कोई रिबेट नहीं दी गई, एक हम हमेशा ध्यान रखें कि वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो ये कहता है कि टैक्स का जीडीपी से रेशियो क्या होगा। टैक्स का जीडीपी की ग्रोथ कम होने के बाद भी टैक्स का जीडीपी से रेशियो घटा है, 10% घटकर 9% हो गया। फाइनेंस कमीशन कहता है कि 15% होना चाहिए। तो जब पहले से ही टैक्स कम आ रहा है तो सरकार के पास इस चीज की गुंजाइश नहीं रहती है कि हम कहीं से टैक्सेस में रिबेट दे पाएं, क्योंकि हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो ऑलरेडी कम है। दूसरा, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो इन्फ्लेशन के लिए है, फिस्कल डेफिसिट को अभी भी रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, क्योंकि सरकार इस बात को समझती है कि अब किसी हालत में इन्फ्लेशन को चेक करने में आरबीआई का रोल इस वित्त वर्ष में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करता है तो उसके बाद आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं कैपिटल फ्लाइट को रोकना चाहता हूं तो गवर्नमेंट ने इसलिए फिस्कल डेफिसिट को भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है कि जिससे जो डोमेस्टिक लेवल के कंस्ट्रेंट हैं वो इन्फ्लेशन को चेक किए जा सके। जी, और मेरी समझ से ओवरऑल जिन कंडीशंस में बजट है, एक रीजनेबल बजट है, और जब बैलेंस शीट देखेंगे तो मैं डिटेल में बता पाऊंगा उसके बाद। जी बिल्कुल। और वीवी सिंह जी, क्योंकि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ ये मैटर रहता है और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कई ऐसे सर्वे देख चुके हैं जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं इस कोरोना काल के दौरान भी, और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं, और ये जो गैप है दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में क्या अगर उस दृष्टि से इस बजट को देखें तो आपको लगता है कि ये जो गैप है उसे कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश रहेगी, या ये गैप कम हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की योजनाओं से, इस तरह की घोषणाओं से? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये किसी हालत में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने वाले बजट होते हैं। इनइक्वालिटी के, असमानता बढ़ने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी। यहां वो सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास आय नहीं है, उसको हम आय का स्रोत पैदा करें, जिससे कि कम से कम हिंदुस्तान के अंदर अगर आप कोविड पीरियड में देखते हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल जो है हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, तो कम से कम उनकी परेशानियां कम हो। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार में शामिल हो सकें। तो ये कहना कि ये बजट कहीं से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगा, उस दिशा में भी कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फैक्टर्स इनइक्वालिटी को घटाने या बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं जी। और एक कमेंट आपका, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर भी सरकार का फोकस यहां पर दिख रहा है। डिजिटल बैंकिंग 75 जिलों में शुरू करने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से लीगल मानकर चल सकते हैं। सरकार ने यह कहा है कि आय जरूर क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं, हालांकि 30% टैक्स यहां पर सरकार लगाएगी। क्या लगता है ये जो डिजिटलाइजेशन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इसके काफी फायदे आने वाले दिनों में मिलेंगे? देखिए, डिजिटलाइजेशन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन
एक हमारे यहाँ का जो नेचर है, जो समस्या है भारतवर्ष की, कि हमने इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया, उसके बाद भी कैश सर्कुलेशन जो है अभी भी उतने हैं और उससे ज़्यादा बना हुआ है। तो ये थोड़ा समस्या परे बात आती है कि हम इकोनॉमी को डिजिटलाइज करते हैं, डिजिटल करेंसीज को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो कैश इन ट्रांजेक्शन है उसका परसेंटेज नहीं घट रहा है, वो घटना चाहिए। अगर डिजिटलाइजेशन होने से कैश इन ट्रांजेक्शन घटता है तब हम क्या समझ सकते हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। जी जी, और यशस्वी जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, 30% टैक्स की सरकार ने बात कही है। क्या आपको ये स्टेप एक्सपेक्टेड था? क्या आपको लग रहा था कि इस तरह का सरकार कुछ कदम उठा सकती है? देखिए नकुल जी, थोड़े दिन पहले तक मैंने जैसे पहले भी कहा कि डिजिटल करेंसी के एक आइडेंटिटी पे ही एक शक था कि ये कभी कंसीव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये एक बड़ा कदम है, लेकिन अपने को यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि 30% जो टैक्सेशन है उसके अलावा इसके एक्विजिशन के लिए अगर आपकी कोई कॉस्ट जो आपके एक्सपेंडिचर्स लगे हैं वो एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो केवल ये कहना है कि 30% टैक्सेशन है, ये जस्टिफाई नहीं होगा। इसके ऊपर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस पर जो एक्सपेंडिचर किए जाएंगे, एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर इसके ट्रांजैक्शन पे आपको अलाउ नहीं होगा। दूसरी बात, जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, उस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर, जैसा मैंने पहले भी कहा, टीडीएस का एक प्रोविजन इसके ऊपर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। वो कैसे होगा वो तो ब्लूप्रिंट और फाइन प्रिंट्स आएंगे उसके बाद पता लगेगा। बट ये जो द्योतक हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि सरकार की मंशा ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये पब्लिक नहीं होगा, नो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी। ये आरबीआई इसको गवर्न करेगा। जो फ्लक्चुएशंस या जैसा स्वरूप हमको वर्ल्ड वाइड अभी क्रिप्टो के नाम से एक जहन में आता है, वैसा मुझे लगता नहीं है कि उस तरीके की ये डिजिटल करेंसी उस तरीके की आएगी। प्लस गिफ्ट की जहां तक बात है, उसका गिफ्ट पे भी टैक्सेशन इसके अंदर लगेगा। तो आप ये देखिए कि सरकार ने ये माना है कि जो भविष्य है वो डिजिटल करेंसी का ही है, उस तरफ उन्होंने कदम उठाया है। लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी विजिलेंट एंड कॉशियस कि इसमें कुछ गलती ना हो जाए जिससे कि जो पैसा है वो उसकी कहीं डूबत बढ़ जाए। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा कदम है, और उसका जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन अगर प्रॉपरली होता है तो दिस विल प्रूव अ वेरी गुड इनिशिएटिव।